क्यों अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। लेकिन इस ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फीचर को समझने से पूर्व आपको कुछ बातें एनवायरनमेंट से संबंधित सीखनी होंगी और थोड़ी सी कंप्यूटर से संबंधित सीखनी होंगी। आज हम एक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है अल नीनो और ला नीनो। आपके ज्योग्राफी में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसको भी समझने से पहले ये समझेंगे कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, यानी न्यूज में आने का प्रमुख रीजन क्या है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कहां पर आपके लिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 1 जो कि यूपीएससी के अंदर आता है, दैट इज पेपर नंबर 2, उस पेपर नंबर 2 के अंदर ये इंपॉर्टेंट रूप से लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना का मतलब हुआ कि आपको कहा गया है कि ज्योग्राफी में जो विशेष रूप के फीचर्स हैं, जैसे नदर्न पोल ऑसिलेशन है, पैसिफिक डाइपोल है, या फिर जो भी चीजें मतलब इंडियन ओशन डाइपोल है या डाइपोल, जिस प्रकार की जो चीजें हैं, अल नीनो है, ला नीनो है, इनके बारे में आपके सिलेबस में, और ये जो यूपीएससी के सिलेबस में है तो स्टेट पीएससी में होता ही होता है। आइए चर्चा करते हैं। तो साथियों क्या है पूरी बातें, जानकारी मैं आपको दोनों बातें बताता हूं, लेकिन न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं आप वो सुनिए। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक सुपर कंप्यूटर है जिसने हाल ही में सिमुलेट किया है। अब आप ये पूछेंगे कि सर सिमुलेट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। व्हाट विल हैपन टू अल नीनो और ला नीनो इन वार्मर वर्ल्ड, रिजल्ट्स आर वरिंग, यानी कि रिजल्ट्स जो है वो चिंता का कारण है। लेकिन सवाल ये है कि हाल ही के अंदर सुपर कंप्यूटर्स की मदद से अल नीनो और ला नीनो के ऊपर अध्ययन किया गया। अब क्या है इसका मतलब, आइए मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। क्योंकि मैं आपको कुछ बताऊंगा, इससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें क्लियर कर देता हूं इस न्यूज को समझाने से पूर्व। नंबर 1, अल नीनो और ला नीनो कुछ विशेष फीचर हैं समुद्र के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर। एक लाइन में खत्म करूं तो पैसिफिक ओशन, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, विशेष रूप से साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, पेरू के निकट वाला, उसके पानी का गर्म होना और उसके पानी का ठंडा होना, यही अल नीनो और ला नीनो का फीचर है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हम ये चर्चा करने वाले हैं कि इनके ऊपर या इनकी वजह से हम सीधा मुद्दे पर आए तो भारत पर क्या फर्क पड़ता है। तो इतना जान लो कि जब ला नीनो की सिचुएशन होती है तो भारत को बढ़िया बारिश मिलती है, और जब अल नीनो की सिचुएशन होती है तो भारत को गर्मी या सूखे का सामना करना पड़ता है। जनरली ये घटना 4 साल में एक बार होती है, ला नीनो अथवा अल नीनो। ऐसी स्थिति में कहा गया है कि जब भारत जैसी जगह को ज्यादा बारिश मिलती है, दैट इज इन केस ऑफ ला नीनो, तो उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फर्क पड़ेगा। अब आप पूछेंगे वैज्ञानिकों ने आगे की बात कैसे कैलकुलेट करी, अब आप ये बताएं। तो साथियों इन्होंने कैलकुलेट करी एक कैलकुलेशन के माध्यम से, एक कंप्यूटर के माध्यम से, और आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, जरा सुनिए साथियों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। साउथ कोरिया के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है आईबीएस सेंटर फॉर क्लाइमेट फिजिक्स। कहां पर है ये? प्यूसान नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया के अंदर है। यहां पर साथियों एक कंप्यूटर रखा हुआ था जो कि साउथ कोरिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। उसका नाम है साथियों अलेफ। आपको याद होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर्स, और उसमें भी साउथ कोरिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, यानी कि वर्ल्ड के टॉप 10 में निश्चित रूप से शामिल जो कंप्यूटर होगा इसका नाम है अलेफ। अच्छा साथियों, कई बार हम लोग इसका मतलब नहीं समझते कि क्या होता है सुपर कंप्यूटर, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, फिर आप इस बात को समझेंगे। मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि आज अंकित अवस्थी कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक बड़ा सा सर है, बड़ा सा पेट है, चौड़ा सा शरीर लेके खड़े हुए हैं आपके सामने। कल्पना करिए कि अंकित अवस्थी जब 80 साल के होंगे तो कैसे दिखेंगे। सर और बड़ा पेट हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियां हो जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे और बिल्कुल यूं यूं करके देखने लगोगे। कैसे कल्पना करी आपने? आपने मेरी कुछ पिक्चर्स को इस प्रकार से एनालाइज किया कि आज ये इस प्रकार का दिख रहा है, चेहरे पे रिंकल्स आएंगी तो बूढ़ा बूढ़ा दिखने लगेगा, इसके बालों को ऐसा कलर आ जाएगा। ये जो आप कल्पना कर रहे हैं ना 40 साल बाद की, आपने मुझे देखा थोड़ी है, आपने कल्पना की है कि ये ऐसा दिखेगा। इसी को हम सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन का अर्थ होता है कि भविष्य में आज के अंदर जो हम मान सकते हैं कि यदि 1 साल के अंदर इस व्यक्ति के शरीर में इतनी झुर्रियां आ रही हैं तो 40 साल में कितनी आएंगी। एक कैलकुलेशन ही तो है ये। 1 साल के अंदर इस व्यक्ति का वजन इतना बढ़ रहा है तो 40 साल में कितना बढ़ेगा। 1 साल में इसकी बोन मैरो डेंसिटी इतनी बढ़ रही है या घट रही है तो 40 साल में कितनी घटेगी। 1 साल में ये व्यक्ति इतना झुक रहा है तो 40-80 साल की उम्र में कितना झुक जाएगा। यानी कि ये आप इनपुट डाल करके भविष्य की कल्पना करते हैं। रिवर्स चलिए, मैं आपसे कहूं मैं आज ऐसा दिखता हूं तो जब मैं पैदा हुआ होऊंगा तब कैसा दिखता होऊंगा। तो आपने कहा कि जब आप इस प्रकार से बढ़ते हुए आए हो तो आप छोटे होते 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 इतने छोटे हो गए होंगे। कैलकुलेशन ही है ना ये, तो इसे सिमुलेशन कहते हैं। अब ये सिमुलेशन में आपने एक व्यक्ति के बारे में तो विचार कर लिया, जरा सोचिए पूरी दुनिया के बारे में विचार करना हो तो आपको कितने सारे इनपुट डेटा डालने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने मेरे बारे में, अगर मेरा कैसा व्यक्तित्व दिखेगा 80 साल की उम्र में, अगर इस पर विचार करना था तो आपने उसमें डेटा क्या डाला कि भाई 1
एक साल में इतना बूढ़ा हो रहा है ये, तो 40 साल में इतना बूढ़ा होगा। एक साल में इसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो रही है, तो 40 साल में इतनी कमजोर होंगी। एक कैलकुलेशन के अंदर इनपुट डाला ना आपने। अब पूरी दुनिया में इतने देश हैं, इतने समुद्र हैं, इतने प्रकार का वायुमंडल, क्लाइमेट, कितने सारे डेटा डालने के लिए थे, जिन पर आप ये देख रहे हैं कि 20 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा, 40 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको बहुत सारे डेटा डालने पड़ेंगे और उन पर देखना पड़ेगा कि अगर पर्यावरण में आज इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब ये डबल हो जाएगी, जैसे मेरी उम्र आज 40 के आसपास है तो 80 पर कितनी हो जाएगी, मेरी उम्र अगर आज 50 के आसपास है तो 100 पर कितनी हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड किसी के पास x है, तो जब 2x कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में। आप सोच के देखो, इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए जो कंप्यूटर की जरूरत पड़ी उसका नाम सुपर कंप्यूटर था। अब आपको मैं थोड़ा सुपर कंप्यूटर की भी जानकारी दे दूं कि वो कितना पावरफुल था। जरा देखिए, आप इससे अंदाजा लगाइए जिस सुपर कंप्यूटर को इन्होंने यूज किया वो कुछ इस प्रकार का था। क्या था? यदि आप और हम यानी इंसान के रूप में पेन पेपर लेकर कैलकुलेशन करने लगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर लेकर के कैलकुलेशन करने लगे, तो जो कैलकुलेशन हम लोग 45 मिलियन साल में कर पाएंगे, दोबारा सुनिएगा, 45 मिलियन ईयर्स, दैट इज 4.5 करोड़ ईयर्स, हम 4.5 करोड़ साल में जो कैलकुलेशंस कर पाएंगे, मतलब हम पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, लगातार लग रहे हैं, 4.5 करोड़ साल तक कैलकुलेशन करते रहे, तब जो परिणाम निकाल सकते हैं वो ये कंप्यूटर 1 सेकंड में निकाल सकता है। ऐसा कंप्यूटर। अब आ गई बात समझ में, कैसा कंप्यूटर था? अलेप। 45 करोड़, जो हमारे 4.5 करोड़ की कैलकुलेशन 1 सेकंड में निकाल दे, ऐसे एक कंप्यूटर जिसका नाम है अलेप, इसने 365 दिन, इस कंप्यूटर ने 365 दिन लगातार चलते हुए कैलकुलेशन निकाली। आई बात समझ में। फिर जो रिजल्ट्स आए वो आपके सामने इसने रखे। अब आई बात समझ में, इसने 365 दिन चलते हुए, अब समझ में आ गया अलेप क्या है। इस अलेप ने, जो कि पुसान यूनिवर्सिटी के अंदर रखा हुआ है साउथ कोरिया के अंदर, इसने 1 साल तक कैलकुलेशन की है। तब जाकर के इसने, सुपर कंप्यूटर ने नॉन स्टॉप 1 साल तक काम करने के बाद में इस सिमुलेशन का कि भविष्य में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लेवल को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा, ये इसने जानकारी निकाली है। अब आप सोच के देखिए कि इसने जो डेटा क्रिएट किया वो कितना था। देखिए, आपने बिलियन सुना है, आपने ट्रिलियन सुना है, आपने अभी क्वाड्रिलियन नहीं सुना है, यानी कि ट्रिलियन से भी 1000 गुना ज्यादा। साथियों, इसने लिखा है 2 क्वाड्रिलियन, यानी कि ट्रिलियन से भी 2 गुना, मतलब ट्रिलियन से भी अगली वाली डिजिट, इतनी बाइट ऑफ डेटा इसने यूज किया। और उसके बाद में जिसने इसने जानकारी निकाली वो 2000 हार्ड डिस्क भरने के बराबर है। उसके बाद में इन्होंने ये जानकारी निकाली है। तो इन्होंने जो कहा साथियों वो क्या है, इन्होंने कैलकुलेशन इस प्रकार से निकाली कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो जाए इस वायुमंडल में, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड 4 गुना हो जाए इस मार्केट के अंदर यानी पर्यावरण के अंदर, तो समुद्र की सरफेस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से साथियों, किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या असर होगा, ये इन्होंने कैलकुलेट किया। इन्होंने सरल रूप से इतना कहा है कि सी सरफेस टेम्परेचर एनोमलीज एट CO2 डबलिंग कंडीशन इट बिकम रोबस्ट एट CO2 क्वाड्रिपलिंग। मतलब ये है कि CO2 के डबल होने से समुद्र के तापमान में जबरदस्त अंतर आएगा, और अगर CO2 आज के लेवल से 4 गुना बढ़ गई तो तहलका मच जाएगा। यानी तहलका से मतलब कि दुनिया के अंदर तबाही आ जाएगी, जिसका सबसे पहला असर अल नीनो और ला नीनो पर पड़ेगा। तो इन्होंने जो बातें कही हैं वो अल नीनो और ला नीनो पर कही हैं, और अगर अल नीनो और ला नीनो इस दुनिया पर ना आए तो उसका कितना जबरदस्त असर पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले अल नीनो और ला नीनो समझने जरूरी है। आई बात समझ में। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा अल नीनो और ला नीनो समझते हैं। सरल भाषा में समझेंगे, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, टेक्निकली समझने में जबरदस्त समय लगता है, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ये आप ओशन पहचान रहे होंगे, मैं एक बार के लिए और गहराई से दिखा दूं। ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के अंदर पानी भरा हुआ है, यूं समझिए। और पानी जो है ना जी, उसका एक सिंपल सा सिद्धांत होता है कि पानी कभी स्थिर नहीं रहता, ये चक्री काट रहा होता है। चक्री काट रहा होता है का मतलब हुआ, आसान भाषा में से समझिए कि ओशन के अंदर ओशन करंट्स होती हैं। ओशन करंट्स जो है वो पानी को इस प्रकार से चक्री काटा रही होती है, मतलब इस प्रकार से चक्री काट रहा होता है पानी इक्वेटर के दोनों तरफ, और काट करके लगातार इस प्रकार जा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। बड़ा कारण समझ सकते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण समुद्र में पानी इस प्रकार से घूमता रहता है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ी सी लोकेशन
मैं आपको चर्चा में करा दूं, पैसिफिक ओशियन के पूर्वी किनारे की तरफ, ये है पूर्वी किनारा दैट इज ईस्ट, ये है साथियों पश्चिमी किनारा दैट इज वेस्ट। साथियों पूर्वी किनारे की तरफ अमेरिका लगा हुआ है ऊपर की तरफ, दक्षिण अमेरिका लगा हुआ है नीचे की तरफ। यहां पर भी एक देश है दक्षिण अमेरिका में जिसका नाम है पेरू। हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में। साथियों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो आंसर आपको लिखना होगा ना, तो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट समझिए, और वो क्या लिखा हुआ है, यदि समुद्र में पानी का जो तल है या गर्मी जो है पानी की, अगर वो पेरू के तट पर, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पैसिफिक ओशन के पूर्वी किनारे पर अगर समुद्र का गर्मी या पानी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इसे अल नीनो कंडीशन कहा जाता है। एकदम एक लाइन में क्या कह रहा हूं, दोबारा से सुनिएगा। साउथ अमेरिका देखा, साउथ अमेरिका में पेरू देखा, पेरू के तट पर मैं क्या लाइन बोल रहा हूं कि पेरू के तट का जो पानी है इसका तापमान यदि सामान्य से ज्यादा हो जाए, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर समुद्र का तापमान इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इसे अल नीनो कहते हैं। फायदा क्या होता है जब अल नीनो की सिचुएशन यहां आती है? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पानी ठंडा है तो भैया रेगिस्तान बनाएगा, और पानी अगर गर्म है तो बारिश करवाएगा। तो साथियों यहां पानी अगर गर्म हुआ है तो पेरू के आसपास के क्षेत्रों में बढ़िया बारिश होती है। बढ़िया बारिश का मतलब हुआ कि यहां एकदम पार्टी जैसी कंडीशन बनती है। आई बात समझ में? बोले सर इसका फायदा इंडिया को होता है कि नहीं? बोले बेटा इंडिया कहां है जरा विचार करो। आप इधर आए तो ये रहा इंडियन ओशियन, यानी कि इंडिया यहां बैठा हुआ है। तो इंडिया अगर यहां, अरे कहां गया, हाँ इंडिया अगर यहां बैठा हुआ है तो जरा विचार करो कि इंडिया को इतना दूर कोई फायदा थोड़ी होगा, इतना दूरी पर कोई फायदा नहीं होता। तो जब गर्मी इतना दूर चली गई है तो समुद्र से गर्मी दूर जाने का नुकसान होता है इंडिया को। यही कारण है कि इंडिया को अल नीनो से नुकसान इतना होता है कि हमारे यहां सूखे की स्थिति क्रिएट हो जाती है। एकदम क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको ये सरल रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि साथियों यह उल्टा हो जाए, उल्टा का मतलब क्या है अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पर पेरू के तट पर जो पानी गर्म हुआ इसका रिवर्स विचार करिए। रिवर्स क्या है? यदि इस पैसिफिक ओशन के पश्चिमी किनारे पर, ये तो था पूर्वी किनारा, ये था पश्चिमी किनारा, मैं क्या बोल रहा हूं, पैसिफिक ओशन के पश्चिमी किनारे पर अगर यहां पर पानी गर्म ज्यादा हो जाए, पहले तो इधर गर्म था तो भारत को क्या नुकसान हुआ था? सूखा पड़ा था। लेकिन अगर भारत वाली तरफ पानी गर्म हो जाए और इधर पानी ठंडा हो जाए तो साथियों इस कंडीशन को हम ला नीनो कह रहे हैं। फायदा, क्योंकि इंडिया के नजदीक पानी गर्म हुआ है तो भारत में ला नीनो बारिश ले आ भाई, हमारे यहां ये हमारे यहां पानी लेकर आता है बारिश। तो दो परिस्थितियां हैं, एक तरफ जब यहां पर पानी गर्म हो रहा है और एक तरफ यहां पानी गर्म हो रहा है। सवाल एक मन में छुपा रह गया, और वो क्या है? सर बस इतना बता दीजिए कि पानी गर्म क्यों होता है कि नहीं? ये तो बड़ा सवाल है भाई साहब। पानी गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो यहां पर ओशन करंट्स चल रही हैं, जो समुद्र का पानी यूं बह करके यूं जा रहा है, चूंकि ये इक्वेटर की तरफ जा रहा है और इक्वेटर पर अधिकांश समय सूर्य का प्रकाश रहता है, नीचे की तरफ से पोल की तरफ से आता हुआ पानी जब इक्वेटर के नजदीक आता है तो सूर्य के प्रकाश के तापमान से गर्म हो जाता है। बोले ये तो समझ में आया, फिर ये यहां पर इतना गर्म कैसे पहुंच गया? तो होता यह है कि पानी जनरली तो इधर ही आता है गर्म होने के लिए, लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा यहां इकट्ठा हो जाता है तो वो लौटने लगता है, और ये लौटने के लिए इसे 4 साल का समय लगता है। यानी पहले धीरे धीरे भर रहा होता है, फिर ये लौटना शुरू करता है। यानी पहले इसका लेवल चढ़ जाता है, फिर ये उतरना शुरू करता है। यानी कि सामान्य कंडीशन तो यही है, यानी नॉर्मल सिचुएशन में तो पानी इस तरफ ही, यानी इंडिया वाली तरफ ही गर्म पानी आता है, इसलिए तो हर साल बढ़िया मानसून आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बढ़िया मानसून, सामान्य से अधिक बारिश आ जाती है। रीजन क्या है? जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ लेता है तो फिर यह पानी अब लौटना शुरू करता है, जिसको काउंटर करंट कहते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिससे पेरू के आसपास का जो पानी है यह भी गर्म होने लगता है। आई बात समझ में? इसको सामान्यतया कंप्लीट होने में 4 साल का समय लगता है, और यह घटना जो अल नीनो और ला नीनो की जो संयुक्त घटना है मेरे प्यारे साथियों, इसी संयुक्त घटना को हम लोग एनसो के नाम से जानते हैं। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन दैट इज एनसो, यानी ला नीनो इवेंट और अल नीनो, इन्हें संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? एनसो। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा कि अल नीनो की वजह से तो क्या होगा, ला नीनो की वजह से क्या होगा। अल नीनो पेरू की तरफ बारिश कराएगा, ला नीनो इंडिया की तरफ बारिश कराएगा। उम्मीद है आपको ये बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अल नीनो की वजह से देखिए किस प्रकार से यहां पर बारिश का मौसम क्रिएट हो रहा है, किस प्रकार से अल नीनो पेरुअन साइड में अपने आप में बहुत बढ़िया माहौल बना करके लेकर के आता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है द ब्लेस्ड चाइल्ड, जिसको आपने अल नीनो कहा है। ठीक है ना?
उम्मीद है आपको यह बात बेहतरीन तरीके से अब समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार से यहां पर अब कोई भी दिक्कत इस अल्नीनो और लानीनो के कंसेप्ट को सीखने में आएगी। तो इन लोगों ने क्या कहा है कि यदि टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बढ़ती रही, तो साथियों यह समय दूर नहीं है। कौन सा समय? जब आप एक बहुत अच्छे माहौल की कल्पना की तुलना में एक ऐसे माहौल पर पहुंच जाएंगे जहां ना तो पेरू को बारिश मिलेगी ना भारत को बारिश मिलेगी, टेम्परेचर एक जैसा रहने लगेगा क्योंकि गर्मी सब तरफ बराबर मेंटेन हो जाएगी। यह है साथियों पूरा विश्लेषण जो कि इन्होंने इतने लंबे समय का इतनी बड़ी मेहनत से निकाला है। अब आप अपने प्रयास के लिए व्हाट इज अल नीनो एंड ला नीनो, एग्जामिन देयर इफेक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेट, जो आज आपने सीखा है इसे लिख करके भी प्रयास कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बहुत शानदार